नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल ध्वज पांडे आपका अपने ऑनलाइन चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। आज यह हम लोगों को सोशल साइंस का दूसरा वीडियो है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है वह एक तुषार नाम के लड़के से होता है जो अपने नानी के यहाँ रेल यात्रा के माध्यम से यात्रा कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ पौधे सब घूम रहे हैं, धरती बिल्कुल घूमती जा रही है। और इसके बाद वो महसूस करता है कि इतनी तेज यात्रा मैं कर रहा हूँ, क्या प्राचीन काल में भी लोग ऐसा किया करते थे? तो उसके इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करते हुए यहाँ पे इस चैप्टर का शुभारंभ होता है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। तो आदि मानव का नाम इसीलिए इसमें आखेटक और भोजन संग्राहक पड़ा था क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे और उनके भोजन अरेंजमेंट करने की जो स्टाइल थी उसी के अनुसार पे उनको इस नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? आखेटक और खाद्य संग्राहक उनको कहा जाता था। आमतौर पे वो खाने के लिए जंगली उत्पाद, जानवरों का शिकार और मछलियों तथा चिड़िया आदि पकड़ने का काम भी किया करते थे। भारत जैसे गर्म जलवायु वाले उपमहाद्वीप में गर्म जलवायु है तो यहाँ पे विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनसे फल फ्रूट का भी इंतजाम वो लोग, विभिन्न प्रकार की अनगिनत प्रजातियां हैं तो यहाँ पे फल फ्रूट का भी इंतजाम वो लोग करके अपने दैनिक जीवन में जो है खाद्य संग्रह किया करते थे। अब देखिए, जो तुषार का प्रश्न था कि आखेटक क्या घूमा भी करते थे, तो इतना तेज यात्रा जैसे वो कर रहा था तो शायद वो लोग यात्रा नहीं करते थे क्योंकि उनके पास साधन नहीं था। तो ऐसी बात नहीं थी। तुषार के प्रश्न को ये शांत करने का जिज्ञासा किया गया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के घुमक्कड़ी होने के कारण, यहाँ देखिए आखेटक और जो है खाद्य संग्राहक लोग घुमक्कड़ी हुआ करते थे। कैसे? तो इसके पीछे कम से कम 4-5 रीजन दिए जा सकते हैं। पहला, अगर आप देखें कि एक ही जगह पे अगर एक व्यक्ति ज्यादा दिन तक रुक जाएगा तो वहां के सारे जो है या तो उब जाएगा वहां से, या तो खाने पीने के उत्पाद जो है वहां से समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उसको जाना पड़ता था। इस पेज में इसी बारे में चर्चा की गई। अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के फलों, आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला रीजन हो गया कि भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। दूसरा रीजन ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। भाई, अगर घास का मैदान समाप्त हो गया है तो हिरण दूसरी जगह जाएगा। आपका अगर वो फेवरेट डिश है, प्राचीन काल में जो लोग थे, अगर भाई शेर का शिकार तो करेंगे नहीं, शेर तो खूंखार होता है। कैसे जानवर का शिकार करते थे? सीधे साधे जानवर का शिकार करते थे। तो अगर ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया तो अपने फेवरेट शिकार का पीछा करने के लिए भी करते करते लोग जो है गति किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि तीसरा रीजन है कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार आता है। जैसे आज आम का सीजन है तो अगर खाद्य संग्राहक पूरा पाषाण युग के मानव होंगे तो क्या करेंगे? जहां आम आएगा, आम का स्वाद ले लिए हैं तो अब ये मान लीजिए कि बिल्कुल पहुंच जाएंगे आम्रपाली खाने, आम वाला जो टाइप है, अच्छा लगेगा तो खाने चले जाएंगे। लीची का मौसम आ जाएगा तो अगर लीची उनको पता रही होगी तो हो सकता है बिहार में भी धमक पड़े। तो इसलिए फूल पौधों की प्रजाति जो भारत में तरह तरह की हुआ करती थी, मौसम के अनुसार इन फलों को चखने के लिए, इन फल को खाने के लिए वो भी उनकी तलाश में मौसम के अनुसार इधर उधर इलाकों में घुमा करते थे। ठीक। चौथा रीजन ये हो गया कि पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आता रहा होगा गर्मी के दिनों में कि पानी जो है, पानी का प्रयोग पेड़ पौधे सभी जीव करते हैं। तो
धीमे धीमे जब नदियां सूखने लगती थी तो वहां से छोड़ के व्यक्ति उस स्थान में चला जाता था जहां पे पानी की उपलब्धता हुआ करती थी। चौथा रीजन हो गया। पांचवा, व्यक्ति जो उस टाइम में था उसका मेन काम था हंटिंग करना, तो हंटिंग करने के लिए जहां वो उच्च क्वालिटी के पत्थर जिससे वो अच्छे औजार बना लिया करता था, उसकी तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था और अच्छे अच्छे पत्थर के औजार बना के जानवरों का शिकार किया करता था। जहां पे वो शिकार करने के लिए पत्थर के औजार बनाता था, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि उद्योग स्थल क्या है, तो जहां पे आदि मानवों ने अपने जो है औजार बनाए और फिर जो है वहां से पलायन कर गए किसी भी रीजन से अपने जीविकोपार्जन चलाने के माध्यम से, अगर वो वहां से पलायन कर गए तो जो औजार छूट गए वहां पे, तो उनको उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पुराने वीडियो में हमने बताया है कि ये चैप्टर हमने समराइज करके लिया है, बिल्कुल इससे आपको प्रश्न फंसना ही फंसना है। दूसरा चैप्टर है और इससे प्रश्न भी आप देखिएगा विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछा हुआ है, केवल आप सावधानी से हमारे साथ पढ़ते बस जाइए। दूसरा है पूरा स्थल। पूरा स्थल इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में उन्हें वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया होगा। ठीक, ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के तलहटी वाले क्षेत्र में और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक, पूरा स्थल, ये जो आपका पूरा स्थल मिलता है ज्यादातर नदियों के किनारे ही विकसित हुआ, तो ये जो है जमीन के ऊपर, नदियों में और समुद्र के तल के किनारे भी पाए जाएंगे। ठीक, पूरा स्थल के बारे में आप लोग जान लिया। अब हम पढ़ते हैं पाषाण उपकरण निर्माण की तकनीक। पाषाण उपकरण निर्माण की दो तकनीक थी उसमें, जिसमें पहली तकनीक आती है पत्थर से पत्थर को टकरा कर। भाई एक हाथ में ये पत्थर लिए, दूसरे हाथ में पत्थर को पत्थर से टकराते थे। और कब तक? यानी जिस पत्थर से कोई दूसरा पत्थर बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल करते थे। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क, यहाँ एक सल्क आया है शब्द, ये सल्क आप लोग देखे होंगे बचपन में या अभी भी आप चले जाइए जहाँ चक्की लगी होगी, तो चक्की में जो टकाई की जाती है, छोटे छोटे जो है आपके दर्रे दिए जाते हैं जिससे चक्की में अनाज अच्छी तरीके से पिस जाए, तो उसे सल्क कहा जाता है। ठीक, टकाई एक तरीके से उसे सल्क कहते हैं। तो तब तक ये जो है उस पर आघात करते रहते थे जब तक कि उनके मनचाहा सल्क निकाल नहीं लेते थे। जब वह वांछित आकार प्राप्त कर लेते थे तो वांछित आकार जब तक प्राप्त नहीं कर लेते थे तब तक उस उपकरण पर चोट किया करते थे। तो ये हो गई पत्थर से पत्थर को टकरा कर स्टोन टू स्टोन विधि। पहले उपकरण बनाने की तकनीक ये थी। और दूसरी प्रकार की तकनीक दबाव शल्य तकनीक। शल्य के बारे में हमने आपसे बता दिया, इसको बोलते थे प्रेशर गेज टेक्नोलॉजी। तो प्रेशर गेज टेक्नोलॉजी में ये लोग क्या करते थे, एक पत्थर को फिक्स कर दिया करते थे। ठीक, इस तरीके में क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। रख के और तब तक आघात करते रहते थे लोग जब तक कि उनको वांछित आकार नहीं मिल जाता था। तो पहले वाले में एक पत्थर हाथ में लेते थे, दूसरे पत्थर से उस पे जो है अपना उपकरण बनाने के लिए जब तक प्रयास करते रहते थे जब तक कि उनको उचित आकार न मिल जाए। और दूसरे में क्या कर दिए, पत्थर को स्थायी कर दिए और फिर उसको हथौड़ी की चोट से हड्डी की हथौड़ी बनाते थे या पत्थर की, और तब तक चोट करते रहते थे रख के जब तक कि उनको वांछित आकार का जो है उनका औजार तैयार नहीं हो जाता था। तो ये उस समय के
औजार बनाने की तकनीक थी 2 प्रकार की। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है आग की खोज। तो आग की खोज में आप ये मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र में लिखा है मानचित्र 2 में, जो एनसीईआरटी में मानचित्र 2 नाम दिया गया है इसे, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो ये पहुंच गए हम कुरनूल गुफा, देख लीजिएगा। ये पेन बदल लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो ये कुरनूल गुफा देखिए, आंध्र प्रदेश वाले साइड में है। तो कुरनूल गुफा हमने खोज लिया। अब कहा जा रहा है कि यहां राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए। भाई रात में अगर आप आग जलाना सीख गए हैं तो डिबिया ढिबिरी नहीं जलाते हैं। उसी तरह प्राचीन काल में लोग, जो हमारे आदिमानव लोग हुआ करते थे, प्रकाश के लिए क्या लकड़ी जला दिया करते थे, तो उससे उजाला प्राप्त होता था। दूसरा किस लिए यूज करते थे? तो दूसरा यूज वो करते थे मांस को पकाने के लिए। किसके लिए करते थे? प्रकाश के लिए। फिर मांस के पकाने के लिए, मांस पकाएंगे टेस्टी हो जाता था, उसके लिए करते थे। और तीसरा क्या करते थे? इंसान है ना, बुद्धिमान होता है, तो कोई जंगली जानवर उनके पास ना आए, उसको भगाने के लिए मसाल उसाल ऐसे लेके ऐसे हु हु किया करते थे, जिससे जो है अगर पास आए तो डर के भाग जाए। अरे बाप रे, बड़ा विचित्र मान है ये तो, बड़ा विचित्र जो है पृथ्वी पे जीव जन्मा है जो आग से भगा रहा है हमको। ध्यान रखना, कभी भी आप मुसीबत में हो, आपको कोई जीव, अगर कोई बड़ा जानवर खूंखार तंग कर रहा है, अगर आपके मस्तिष्क में ये आइडिया आ गया कि आप आग जला के उसके ऊपर फेंक दीजिए, तुरंत भाग जाएगा, चाहे जितना बड़ा जीव होगा। तो आग का प्रयोग प्राचीन काल में जो हमारा आदि मानव था इस रूप में किया करता था। तो अगर आपसे पूछे कि आग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल में, तो ये आप आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा है, वहां पे चले जाएंगे, आपको आग का साक्ष्य मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बदलती जलवायु। ऐसे रहा, धीमे धीमे जलवायु बदली। तो जलवायु जब बदली तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन होगा। जो बड़े बड़े जीव थे, जैसे हाथी का पूर्वज मेमल्स हुआ करता था, वो गायब हो जाएगा और बड़े बड़े जीव समाप्त हो जाएंगे। गर्मी बढ़ी थी, बर्फ पिघली थी, जिसके कारण जो है घास के मैदान उगे। तो बहुत खूंखार जानवर यहाँ समाप्त हो जाते हैं। और इसमें लगभग, अब देखना क्या बताया जा रहा है इसमें, कि बदलती जलवायु, चेंजिंग इन्वायरमेंट, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जैसे बताया, आपकी गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो जो है मैदानी भागों में जल भर जाएगा, जल भर जाएगा तो वहां पे छोटे छोटे जो है घासें उग जाएंगी। तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। किन जानवरों की संख्या बढ़ी? जो घास खा के जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब तक लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का मुख्य स्रोत बन गई थी। ठीक, तो बदलती जलवायु में लोगों का जो है मुख्य खान पान का साधन क्या हो गया था? जो जीव जंगल में घास चरते थे उनको मार के खाते थे। और दूसरा क्या, मछली इस काल में अगर आप देखेंगे तो मछली इस काल में भोजन का क्या है? मुख्य अंग है। बदलती जलवायु है, आप जान लीजिएगा कि ये पूरा पाषाण काल में हो रहा है। ठीक, पूरा पाषाण काल बहुत लॉन्ग टाइम तक लोगों ने जिया था। तो जब इसके बाद जो है जलवायु बदली तो लगभग व्यक्ति मध्य पाषाण काल की ओर अग्रसर हो गया था। तो अब देखते हैं इसमें बदलती जलवायु में लोगों ने किया क्या। जो घास चरने वाले जानवर थे उनकी ओर आकर्षित हुआ और मछली उनका जो है मुख्य भोजन हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नाम और तिथियां। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें पढ़ा था हमने बीसी का क्या अर्थ होता है, बीसीई का क्या अर्थ होता है, एडी का क्या अर्थ होता है और सीई का क्या अर्थ होता है। तो आज नाम और तिथियों के बारे में जो हमको पढ़ना है वो जो है आरंभिक मानव जिस काल में जीवित था, तो इस जो इतिहासकार पुरातत्व विधियों ने
जो नाम दिया, विदों ने जो नाम दिया, उनके बारे में हम देखते हैं। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। क्या किए हैं? बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते थे। पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से? दो शब्दों से। कितने शब्दों से? दो शब्द से। पहला शब्द है क्या? पूरा। पहला शब्द पूरा हो गया। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है? पूरा का अर्थ हो गया प्राचीन। तथा पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। देखिए, पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर। तब पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों को महत्व को बताया गया है। जिस काल में पत्थरों के औजारों के महत्व को बताया गया है, उसे पूरा पाषाण काल कहते थे। जब जीवन के जीने का आधार ही जो है हमारे आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में वो केवल पत्थर के औजार हुआ करते थे। तो अब आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से स्टार्ट होता है और 12,000 साल पहले तक के दौर को या दौरान ये माना जाता है। जब भी आपसे पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का जो है कालक्रम क्या है, तो 20 लाख वर्ष पहले आप चले जाएंगे और 12,000 वर्ष पूर्व तक आपका पूरा पाषाण काल माना जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि पूरा इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आरंभिक पूरा पाषाण काल है। क्या है? आरंभिक पूरा पाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और सबसे लास्ट में आ जाता है उत्तर पाषाण काल, मतलब इसका हो गया अपर पेलियोलिथिक एज। तो ये पूरा पाषाण काल के 3 विभाजन हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ये मत समझ लेना कि ये पाषाण काल के विभाजन हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नहीं, ये पूरा पाषाण काल के 3 विभाजन है, जो कि एक बहुत लंबा जो है दौर रखता है। 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 12,000 वर्ष पूर्व तक की घटनाएं इस काल में आती हैं। तो इतना लंबा समय अगर किसी ने इसमें जिया होगा, तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित। यहां पे हो जाएगा घटित हुई। ठीक है ना? इसी पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर आ जाए प्रश्न कि सबसे लंबा जो है समय कौन सा था, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा पूरा पाषाण काल, क्योंकि यह काल बहुत लंबा है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा। मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसका क्या मतलब होता है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय, वही जो आप बदलती जलवायु बताए थे, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर, इसका टाइम ध्यान कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो मध्य पाषाण काल का ये समय आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो समय है वह मध्य पाषाण काल में आता है, माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हो गए, तभी तो इसका नाम देखिए आगे चल के ये देखे माइक्रो मतलब होता ही है छोटा, माइक्रोलिथिक। इसमें औजारों की साइज जो है छोटी हो जाएगी। जैसे व्यक्ति अपनी सभ्यता में अग्रसर और उन्मुख होता जा रहा है, उसके औजार छोटे ही तो होते जा रहे हैं। पहले जो है बड़ी वाली तो बंदूक चला करती थी, अब क्या है, बड़ी वाली बंदूक की जगह फिर AK-47 आई, फिर छोटी छोटी गन आने लगी। कुछ दिन बाद जब मानव बहुत विकास कर लेगा तो इसी उंगलियां में गोली फिट करके और दहाई से मार देगा, तो विकास का वो चरम होगा। ठीक, तो जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया वैसे वैसे उसके औजारों का जो है स्वरूप भी बदलता गया, छोटा होता गया। तो इसीलिए जो है इस काल को पाषाण
काल, इस जो है पाषाण काल में औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे और हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ये औजार मिलते हैं, लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, हड्डी के होते थे मुट्ठे या लकड़ियों के होते थे। हंसिया देखिए औजार है इनका, आरी जैसे औजार यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो पूरा पाषाण काल वाले औजार भी यूज किए जाते रहे होंगे ना। ये जरूरी नहीं कि आप नया इन्वेंशन कर लें तो जो है पुराने वाले जो है हथियार छोड़ देंगे। आज भी हमारे टाइम में पुराने में लाठी यूज की जाती थी, आज भी मार कुटाई में लाठी यूज होती है, तो वो बदल थोड़ी गई है। तो जो पुराने औजार थे वो भी यूज होते थे, और साथ में जो लोगों ने नए नए औजार खोज लिए थे छोटे आकार के, वो भी यूज किया करते थे। तो दोनों काल के औजार मिलेंगे आपको, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल। दो नाम से इसे जाना जाता है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नियोलिथिक, ठीक। अब इस काल की विशेषता क्या है कि यह काल जो है, इस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई है, ठीक। 10,000 साल पहले होती है से नवपाषाण काल युग की शुरुआत हुई, ठीक। इस काल के औजार पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के औजारों से भी आकार में छोटे होने लगे। जाहिर सी बात है, व्यक्ति की सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसके औजारों की, उसके बचाव की जो है टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाएगी। तो नवपाषाण काल के औजार और भी छोटे होने लगे। दूसरा कि पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। यातायात के लिए जो यूज किया जाता था पहिया, इसी काल में इसका यूज हुआ था। तो नवपाषाण काल, इसी में व्यक्ति ने स्थायी जीवन बना लिया था और रहना और घर बसाना चालू कर दिया था, खेती बाड़ी के चालू कर दिया, पशुपालन चालू कर दिया। मतलब जितना भी जो है स्थायी जीवन का बंदोबस्त था नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गया। अब हम लोग अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि अब देखिए नवपाषाण काल जैसे ही समाप्त हुआ, तो अब देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषता कि लोग खेती और पशुपालन की शुरुआत। भाई पूरा पाषाण काल बहुत लंबा समय था, बीत गया, मध्य पाषाण काल भी बीत गया। अब नवपाषाण काल जब आया तो लोगों ने खेती करना और पशुपालन की शुरुआत लोगों ने कर दी थी। तो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इस दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया। अब क्या किया कि इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना चालू कर दिया, और साथ ही वो यह भी सीख गए होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे। और ये भी जानकारी जैसे जैसे व्यक्ति अनाज यूज कर रहा था तो उसे पता चलने लगा कि धान हमेशा जो है बहुत, जो जहाँ पानी वानी ज़्यादा रहेगा धान वहाँ मिलेगा। गेहूं किस मौसम में मिलेगा कि ठंडी के मौसम में गेहूं मिलेगा आगे चल के। तो लोग अनाजों से परिचित होने लगे, और कहाँ मिलेंगे यह भी लोग जानने लगे, और कब पक कर तैयार होंगे यह भी जो है उनको जानकारी हो गई। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। बताओ, पहले तो लोगों ने देखा कि अनाज कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हो रहा है, फिर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया और खुद अनाज पैदा करना सीख गए। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वे लोग कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जो है, कुत्तों का जंगली पूर्वज था, ठीक। अब हमें ऐसा लगता है, ये बुक में जो लिखा है कि जहाँ इंसान रहने लगता है वहाँ पे जो है जो घास चरते हैं जीव वो आके रहने लगे, और जब अगर कोई जंगली जानवर उनका शिकार करेगा तो मनुष्य उनको बचाएगा नहीं,
इंसान उन्हें बचाता है, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए खुद ही ऐसे जीव उनके पास रहने लगे होंगे जो घास चरते थे। तो व्यक्ति ने क्या किया, जो अगर पास रहने लगे होंगे तो उनको चारा उरा डालना चालू कर दिया होगा, जिससे उनको एक जगह चारा मिलने लगा, उनकी लाइफ में इजी पन आया जानवरों की लाइफ में, तो वो इंसान के पास रहने लगे। इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं कि उसने सबसे पहले पालतू किस जीव को बनाया, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, उसको पालतू बनाया। फिर धीमे धीमे जो जीव घास खाते थे उनको वो पालतू बनाता चला गया। इस प्रकार वो पशुपालक हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। धीरे धीरे वही बता रहे हैं कि जो जैसे भेड़ क्या चरती है, घास चरती है, बकरी, गाय और ये सुगर है। ठीक, तो भेड़, बकरी, गाय, सुगर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को प्रोत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों से आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे धीरे धीरे क्या हो गए, पशुपालक बन गए। समझ में आ रही बात कि कैसे वो धीमे धीमे पशुपालक बन गए। भाई जो जीव घास चरते थे उनके आसपास आके रहने लगे, उनको उन्होंने खाना खिलाना चालू कर दिया, उनको घास ओस खिलाना चालू कर दिया और साथ में जो है जंगली जानवरों से सुरक्षा करना चालू कर दिया। तो पहले खेती स्टार्ट किया स्थायी रूप से बस के, और फिर पशुपालन भी चालू हो गया उसी में। तो धीमे धीमे व्यक्ति कृषक और पशुपालक दोनों बन गया। ठीक, अब आप बसने की प्रक्रिया देखेंगे, वही उसी टॉपिक में चल रहा है, बसने की प्रक्रिया, सेटलमेंट प्रोसेस इंग्लिश में बोलेंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। भाई अगर आप जानवरों की देखभाल करेंगे और कृषि वाला काम करेंगे तो पुराने पूर्वज को तो छोड़ दीजिए, आज के भी लोग जो है जो इस पेशे में लगे हुए हैं, वो स्थायी जीवन अगर उनका नहीं है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीजों को बोने में और उनकी देख रेख करने में समय लगता है, समय देना पड़ेगा। जानवर भाई उसको पर डे चारा चाहिए, कोई ट्रैक्टर तो है नहीं कि भैया डीजल पेट्रोल डाल दिए और जब मन चाहे स्टार्ट करके लेके चले गए, नहीं खड़ा कर दिए। तो जानवर है उसको तो पर डे चारा पानी की जरूरत होती है ना। तो इसलिए जो है इंसान एक जगह बसा होगा। तो अब देखते हैं कैसे बसा होगा। ये क्या किया कि इस काल को ये कहते हैं अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर लोगों जानवरों को लोग चयन करते थे। क्या करते थे? लोग इसका चयन करते थे। जो जानवर हिंसक होगा क्या व्यक्ति उन्हें पालेगा? नहीं पालेगा। जो जानवर घास फूस खाते थे उन्हीं को पाला गया और उन्हीं अनाजों की खेती की गई जो मोटे थे तथा जो जिनकी डालियां उन्हें बियर कर सकती थी। तो देखेंगे अगला यही होगा। तो लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। भाई बीमार कम हो तो ऐसे जानवरों को लोगों ने पाला। यही नहीं, उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही उनकी मजबूत डंठलें, ये देखिए ऐसा अनाज वो नहीं चाहते थे कि फले और डंठल टूट के जमीन पे बिखर जाए, ऐसा नहीं करते थे। ऐसे अनाजों का चयन किया जिनकी डंठलें मजबूत हुआ करती थी और अनाज पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। ठीक, तो इन बीजों को संभाल के रखा जाता था। उन जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पे क्या थे? अहिंसक थे। भाई शेर पालोगे, चीता पालोगे और हाइनास पालोगे तो ये क्या करेंगे? जब आप नहीं रहोगे तो चुप्पे से आपे के बच्चे को ले जाके खाओ के बिल्कुल जो है नाश्ता पानी बना लेंगे। तो लोग ऐसे जानवर पालेंगे? कभी नहीं पालेंगे। तो उस जानवर को पालते थे जो अहिंसक था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होने लगे। हाँ, मिसाल के तौर पे देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और
सींग छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब देखिए, जब व्यक्ति ने जो है पालतू जानवर जिनको बना लिया, तो भाई अब घूमेंगे फिरेंगे कम, है ना, तो उनके सींग और दांत छोटे हो जाए। जैसे हम जब प्राचीन काल में मनुष्य हुआ करता था, तो जब वो मांस खाता था तो उसके दांत और बड़े बड़े हुआ करते थे, कैनाइन ना। इसी तरह जो है जानवर जो प्राचीन काल में लोगों ने पाले, और उसकी अपेक्षा में जो जंगल में घूमा करते थे, उनके सींग जो है छोटे हुआ करते थे और दांत भी छोटे होने लगे। और जमाना और दौर इस कदर आया कि सींग छोटे छोटे होते होते आज गाय भैंस मुंडी हो गई। क्या हो गई? इतना फैशनेबल हो गई कि गाय भैंस की मुंडी है, सींग सींग विहीन कर दिए। तो बिल्कुल जो मुंडी वाली गाय देखी आप, तो बिल्कुल वेल एजुकेटेड लगती है कि ये जो है सभ्य लोगों की गाय है। समझ गए? तो इतना जो है लोगों ने किया। अंतर आप जान जाएंगे कि जो जंगली जानवर होंगे उनके दांत और सींग बड़े होंगे, लेकिन जो पालतू जानवर होंगे धीमे धीमे उनके दांतों का साइज और सींग का साइज छोटा होने लगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में क्या एक साथ हुई होगी? हाँ, धीरे धीरे चली होगी। लोग जो है अलग अलग व्यवसाय किए होंगे। तो अब देख रहे हैं कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरुआत हुई। ध्यान कर लेना कि मध्य पाषाण काल से बसने की प्रक्रिया चालू होती है। नहीं तो आप पूरा पाषाण काल में लगा के आ जाएं कि लोग स्थायी जीवन जीते थे। नहीं, बसने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल से स्टार्ट होके अगर देखा जाए तो कायदे से जो है यह प्रोसेस नवपाषाण काल में खूब डेवलप हो जाता है। ठीक, तो वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। अगर हमारे पूर्वज जो है ये सब ना किए होते तो जो आज हम बढ़िया वेल अप टू डेट होके और जो है स्क्रीन बोर्ड पे ये पढ़ा रहे हैं और मस्त मस्त चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर और तरह तरह के भोजन खा रहे हैं, ये खा पाते? हमारे पूर्वजों की देन से हमने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, तभी ऐसा संभव हो पा रहा है। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में ये अक्सर विवादित प्रश्न रहता है। दो प्रश्न इसमें पूछ लेता है कि गेहूं है सबसे प्राचीन की जौ? गेहूं जौ, गेहूं जौ। तो भैया ये विवादित प्रश्न है, कभी आप इसमें फंसिएगा नहीं। गेहूं जौ ऑप्शन में देगा तो इसका आंसर कोई जल्दी बताता नहीं, क्योंकि इतिहास में भी वर्णन नहीं। भाई प्राचीन है तो प्राचीन है, लेकिन है सबसे प्राचीन अन्न कौन से? प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आएगा। गेहूं जौ आते हैं। इस तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। क्या आते हैं? कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यही नहीं रुके हम, एक नवीन जीवन शैली हम लोगों की विकसित हुई। कैसे विकसित हुई? न्यू वे ऑफ लाइफ। आप किसी पौधे के बीज को बो कर देखें, आप पाएंगे कि उन्हें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। यह वक्त सप्ताह में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है और सालों साल भी हो सकता है। तो इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। तो लोगों का जीवन बदलेगा कि नहीं? एक उनकी लाइफ, पहले भैया घूमा करते थे, शिकार किया करते थे, खाद्य संग्रह किया करते थे। अब उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई, वो पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे, तो एक नवीन जीवन शैली हो गई और स्थायी जीवन को अपना लिया। ठीक, अब आप देखिए कि कटाई के बाद अनाज को बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। आज से 20 साल पहले आप चले जाइए तो हमको याद है कि अनाज जो बोया जाता था प्राकृतिक रूप से उनको जो है हड़िये में बढ़िया से ढक के रख दिया जाता था। लेकिन जब से ये हाइब्रिड वाले आ गए, बिल्कुल बीजों को भी जो बंजर बना दिए कि एक साल पैदा करो दूसरे साल बोओगे तो फसल तो लहलहाती हुई पैदा होगी, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि उसमें अनाज नहीं उगेगा। तो लोग क्या करते थे भाई? आधुनिक खेती तो नहीं थी, ट्रेडिशनल हुआ करती थी खेती। तो बीजों को संभाल के रखना पड़ता था। और क्यों रखते थे? अनाज को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक,
बीज के रूप में, दोनों ही रूपों में जो है बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उनके भंडार की बात सोचनी पड़ी। ठीक, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई, या फिर जमीन में गड्ढे खोदे। अब आप समझ रहे हैं कि लोग खाते थे, उसी अनाज को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, बीज के रूप में इस्तेमाल करते थे। और आप चित्र में देख रहे होंगे कि अनाज के उपयोग क्या थे, तो बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में करते थे, और उपहार भी लोग जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ आज भी होता है कि जब कोई जाने लगता है तो उपहार के रूप में गेहूं चावल दे दिया जाता है, तो उपहार के रूप में भी गेहूं चावल जो है दिया जाता है, और भंडारण के रूप में भी अनाज का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 यूज हो गए अनाज के। तो इसके लिए करेंगे क्या, आप जो है पात्र बनाएंगे ना। तो अब देखते हैं कि आगे टॉपिक में क्या है। तो अनाज का लोग 4 प्रकार से यूज किया करते थे। बीज भैया सुरक्षित रखते थे। आज के बीज में कोई दम वम नहीं है, हाइब्रिड है सब, 1 साल होगी दूसरी नहीं होगी। और अगर आप 20 साल पहले भी चले जाइए, 30 साल पहले भी चले जाइए, तो हमारे जो बाबा लोग हुआ करते थे वो जो है बीज को सुरक्षित रखते थे, और फिर उन्हीं को अगले साल बो दिया जाता था। तो ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं होता था खेती करने में। आज की कृषि बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये तो बीज के बारे, अनाज के बारे में बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंस था अनाज का। लोग खाते भी थे, बीज के रूप में भी यूज करते थे, भंडारण करते थे, उपहार भी दिया करते थे। अब वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो गया, कृषि क्षेत्र का। और जानवर देख लीजिए, जानवर चलते फिरते खुद ही खाद्य भंडार है। क्या है, जानवर खुद ही खाद्य भंडार है। अब देखेंगे कैसे। तो ये है स्टोरिंग एनिमल्स। क्यों ऐसा है, तो जानवर पहले क्या करते हैं, जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अक्सर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है दूध। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के लिए भंडार का एक तरीका था। अब देखिए कि जानवर एक तो मांस के लिए यूज आता है, जो हम पशुपालन करते हैं उसमें जो है एक जानवरों का जो है पक्ष है कि वो पशुपालन में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनसे मांस की बहुत ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। साथ में जानवरों से क्या होता है, दूध भी प्राप्त होता है। तो जानवर खुद ही चलते फिरते क्या है, खाद्य भंडार है। समझ में आ गई बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मानव स्थायी जीवन की ओर। बार बार वही बातें की जा रही हैं कि पूरा पाषाण काल जब समाप्त हुआ, मध्य पाषाण काल से गुजरते हुए लोगों ने क्या किया, स्थायी जीवन को चुन लिया। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियों और घर के निवास मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर में है बुर्ज होम। ठीक, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। अगर गर्त निवास आप बनाएंगे तो ठंडी क्या गर्मी में भी आपको राहत मिलेगी। वो जो है वातावरण के अनुकूल होता है गर्त निवास। तो जम्मू कश्मीर में लोगों ने जो स्थायी जीवन चुना था मानव ने, उसमें उन्होंने गर्त निवास बनाए। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी हुआ करती थी, और मौसम के ठंड मौसम में बचने के लिए उससे सुरक्षा भी मिलती थी। अब देखिए आगे देखते हैं कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, जिनकी धार इसलिए उन्हें नवपाषाण काल का माना गया है। किस काल का माना गया है, पूरा पाषाण काल से भिन्न है, तो इसलिए नवपाषाण काल युगीन उन औजारों में रखा गया है। इनमें वे औजार भी शामिल थे जिनकी धार और
अधिक पैनी करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाया गया था। तो नवपाषाण काल के औजार जो है ज़्यादा शार्प थे, तो पूरा पाषाण काल में इस सभ्यता को नहीं रखते हैं। जो बुर्ज होम के अवशेष मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, यह नवपाषाण कालीन जो है पूरा स्थल है। तो इसमें लोग जो है खाना कैसे करते थे, जैसे भाई जो यूरोपीय कंट्री के लोग हैं वो धूप लेने के लिए, वहाँ ठंडी ठंडी पड़ती है, तो धूप लेने के लिए समुद्र के किनारे बीच पे आके लेट जाते हैं। तो कहा भारत में जम्मू कश्मीर के लोग अंदर बाहर खाना भी नहीं बना सकते। भाई धूप हुआ करती रही होगी तो कहते रहे होंगे कि चलो आज घर से चल के बाहर खाना बना लिया जाए। तो इसलिए आग के अवशेष घर के अंदर भी, गर्त निवास में भी और बाहर भी मिलते थे। और इनके उपकरण भिन्न थे, जो पूरा पाषाण काल उपकरण थे उनसे भिन्न थे। उनमें अधिक धार हुआ करती थी, धार और अधिक हो जाए इसके लिए उसमें लोग पालिश चढ़ाते थे। और ये बताओ कि ओ से उखली पढ़े हो, मूसल और ये अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए काम किया जाता था। तो उखली भैया कूटे उटे हुए धान, तो ये उस टाइम में जो है अनाज जो है पीसने कूटने का काम किया जाता था। आज भी यूज होती है, यही बताया गया है। आज हजारों साल बाद भी उखली और मूसल का यूज होता है कि नहीं। यहाँ तक कि इतना यूज होता है कि हम लोगों के शादी ब्याह में उखली, जांता, चकरी और मूसल उसल की पूजा भी की जाती है। ठीक, आज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। हड्डी बहुत मजबूत होती है भैया, औजार बनाए जाते थे। हम लोगों के बचपन में जो है हड्डी से लोग खूंटा गाड़ते थे, इतनी मजबूत थी, जानवरों को बांधने के लिए खूंटा भी गाड़ दिया करते थे। ठीक, अब आगे आप देखेंगे कि नवपाषाण युग के स्थलों में कई प्रकार की मिट्टियों के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी उन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग वही आपसे बताए थे, चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाने पीने के लिए भी करने लगे, खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज और आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ये जो है, जो पात्र आपको दिख रहा है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके साथ साथ जब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, कपड़े भी जो है लोग बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे थे। ठीक, समझ में आई बात। नवपाषाण काल में इतने परिवर्तन हुए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ हुए होंगे? भैया कोई परिवर्तन एक जगह एक साथ नहीं होता है। कैसे, आप देख लीजिए, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष ने शिकार और जो भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन अपना लिया। बहुत जगह लोगों ने मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो ऐसा नहीं विकास की प्रक्रिया सब जगह एक जैसी रही होगी। कुछ लोग जो है शिकार करके जो है भोजन किया करते थे, भोजन संग्रह किया करते थे। कुछ लोगों ने जो है पशुपालन अपना लिया और खेती किया करते थे। कुछ ये भी नहीं किया करते थे, तो मौसम के अनुसार जगह बदल बदल कर अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। ठीक, अगला आप देखेंगे कि मेहरगढ़ एक साइट है। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ आप अगर जाएंगे, यह वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन या बोलन बुक में लिखा है। आप और जगह देखेंगे तो कहीं कहीं बेलन भी मिलता है, जिस नाम से आप पुकारना उचित समझे। तो बेलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है, वहीं मेहरगढ़ स्थित है पाकिस्तान में। ठीक, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा तथा विभिन्न प्रकार के औजारों की हड्डियां मिलती हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ों और बकरियों की भी हड्डियां मिलती है।
मेहरगढ़ है। ये अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी युग की सभ्यता है, तो ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता दिख रहा है आप लोगों को। तो ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता पाकिस्तान में पाई जाती है। लोगों ने जो है कृषि के साथ पशुपालन भी किया। ये सारे जो है वहां पे अवशेष मिलने से, पुरातत्व विधि के माध्यम से अवशेष मिलने से हमें जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के आवास भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? घरों के चौकोर तथा आयताकार आवास भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के भी काम आते होंगे। तो 4 कमरे थे, मान लीजिए 3 कमरे में लोग रहते थे, तो एक कमरा भंडारण के लिए कर लेते थे। तो यहाँ पे जो है मकान के भी जो है, घरों के भी अवशेष मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना, मेहरगढ़ में एक चित्र दिया गया है, ये देख लो। इसमें क्या होता था कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः उसे परलोक में मृत्यु के खाने के बाद जो है रखा होगा। ऐसा समझते थे कि हमारे पूर्वज मरने के बाद भी जिंदा रहते थे। तो भैया पहले भी बहुत ख्याल करते थे लोग, जब जिंदा रहते थे और मरने के बाद भी सुभीत कर देते थे कब्र में भी। तो देख रहे हैं, ये वाला चित्र तो हमको बकरी का लग रहा है, ये, और ये वाला हमको शुगर का लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए शुगर का लग रहा है कि नहीं। और ये आदमी देखो, आदमी पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जो है दफनाते थे अपने मृतकों को। तो ये मेहरगढ़ में जो है ये दफनाने का साक्ष्य मिला है, ऐसा कि लोग ऐसे अपने पूर्वजों को सारे साजो सामान के साथ मरने के बाद भी खाने पीने की व्यवस्था करके दफनाते थे। ठीक, आगे देखते हैं कि अब देखना, एक शब्द यूज हुआ है महापाषाण। ध्यान रखना, ये महापाषाण कोई काल नहीं है। ठीक, महापाषाण मेगालिथिक इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसे बड़े पत्थर या शिला होते थे जिनका उपयोग कब्रों के ऊपर उन्हें सुरक्षित या चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है ना। तो ये महापाषाण आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि महापाषाण क्या था, तब आपको ये उत्तर देना होगा कि ऐसे बड़े पत्थर या शिलाखंड होते थे जिनका उपयोग कब्रों के ऊपर उन्हें सुरक्षित या चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बात समझ में आ रही है? सब जान लेना, बिल्कुल महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है सीटेट की। ठीक, आगे देखिए, शैल चित्रकला में देखिए, जैसे रॉक पेंटिंग है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चलते मिले, ये शब्द देखिए यहाँ पे, दीवारों पर जो है कुछ चित्र मिले हैं। क्या, वहां पे कुछ चित्र मिले हैं जिसमें कुछ सुंदर उदाहरण है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में प्राप्त होते हैं, कि गुफाओं में मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का जो है बड़ी कुशलता के साथ जो है चित्रण किया गया है। आप अगर विशेष रूप से देखें तो भीमबेटका है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो घूमने का एक जो है स्थान है भीमबेटका। यहाँ पे जो है प्राचीन काल में शैल चित्रकला का एक बहुत जो है उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। और यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक, यहाँ पे जो है आपको शैल चित्रकला का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब भारत में शुतुरमुर्ग। तो भारत में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच इन इंडिया, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान
शुतुरमुर्ग होते थे महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी किया गया है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि जितना हमने पढ़ाया इसमें से प्रश्न कितना फंस रहा है। तो अब आप प्रश्नों की श्रृंखला देखिए। ये विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पहला ही प्रश्न लास्ट में बताए और स्टार्ट में ही पहला प्रश्न मिल गया कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो सबसे पहले तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया, देखिए आपको। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। ठीक। दूसरा, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। तीसरा, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से इसका वर्णन मिलता है। और चौथा है, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तो हमने पढ़ाया इसमें क्या है कि पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। सीटेट 2019 में 12/8/2019 को पूछा गया यह प्रश्न है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, पहले अध्याय में जो हमने बीसीई का अर्थ बताया था उसमें आपको ये बताना है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न 2019 का प्रश्न है ये। देखिए, बीसीई का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन इरा, और इसमें बिफोर सीजर इरा या बिफोर कॉमन इरा होना चाहिए इसे। ठीक। और बिफोर क्रिश्चियन इरा। तो इसे बीसीई का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा। ठीक। तो बिफोर कॉमन इरा इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? अब आप लोग बताइए किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? भाई, गिरनार का शैल अभिलेख या चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम के अभिलेख है? तो ये तो जो है आरंभिक मानवों के बारे में हो ही नहीं सकता। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। पादशाहनामा चित्रकला या मुगल काल का चित्रकला है? तो मुगल काल का तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए दूसरा आंसर भी गलत हो गया। तीसरा आप देखिए, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हमने बताया था कि शैल चित्रकला मिली है, जैसे भीमबेटका। ठीक। तो ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट कर ले रहे हैं। फिर कांगड़ा शैली की चित्रकला। अब भैया इतना विकसित तो ये नहीं थी कि शैली में चित्रकला को बांट सके, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक। तीसरे का ये उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? किन ध्यान रखना, अक्सर चाहे जो एग्जाम दीजिए आप, सही नहीं है, गलत है, यह चीज पहले अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं आपका प्रश्न जो है आप जो है सही वाला मार के चले आएंगे और प्रश्न में पूछा कुछ दूसरा है। अब देखिए कि अगर आप प्राचीन में भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा उपयुक्त करना गलत होगा? तो बताओ। गुफा चित्रकारी आप पढ़ाओगे, सही बात है, भीमबेटका वाली गुफा पढ़ा देंगे भैया, प्राचीन काल में जहाँ लोग ऐसे चित्र बनाया करते थे। शिलालेख आपके पहले चैप्टर में पढ़ाए ही हैं कि शिलालेख भी जरूरी थे प्राचीन काल के लोगों को जानने के लिए। और फिर हस्त लिपियां भी जरूरी थी। तो ये तीनों तो सही हो गई, लेकिन गलत क्या है? लघु चित्रकारी ये बात की देन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ये वाला होगा।
ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये इतिहास जो है पढ़ाने के साधन हैं और ये वाला साधन नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछे गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबा है? देखिए प्रश्न पूछ लिया ना, कह रहे थे ना कि पूछेगा। अब देखिए ये सीटेट 9 तारीख 12वें महीने 2018 में, जो दिसंबर 18 में पेपर हुआ था सीटेट में, उसमें आया है कि कौन सी काल अवधि सबसे ज्यादा जो है लंबी है। तो मध्य पाषाण काल कितने में था? 12,000 से लेके 10,000 साल पहले तक, ठीक यही तो था। और नव पाषाण काल 10,000 साल से पहले स्टार्ट होके मान लो आज तक चल रहा है, तब भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इसके बाद क्या है? महापाषाण काल। हम बताए थे कि महापाषाण काल जैसी कोई चीज नहीं है उसमें। ये महापाषाण एक प्रकार का पत्थर है। क्या है? पत्थर। तीसरा ऑप्शन ये आपने डिस्क्राइब कर लिया। चौथा है पूरा पाषाण काल। 20 लाख साल पहले से लेके आपका 12,000 साल पहले तो सबसे ज्यादा समय हमने किसमें स्पेंड किया? सबसे ज्यादा समय हमने पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? यही है ना, आप कंपेयर कर लीजिएगा, ये काल सबसे लंबा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए मेयरगढ़ के बारे में पूछा है। जिन लोगों को ये लगता है कि बिना हम एनसीईआरटी पढ़े जो है, अब बिना एनसीईआरटी का नोट्स बनाए हम सीटेट का प्रश्न हल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। देखिए मेयरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। सही है, मैदान में स्थित है, बताए थे, ये बिल्कुल राइट है। ठीक, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। खेती के भी साक्ष्य पाए जाते हैं और पशुपालन के, दोनों बातें सही हो गई। तो हम क्या करेंगे? इसमें पूछा ए असत्य है और बी सत्य है, गलत हो गया, दोनों सही है। ए और बी दोनों असत्य है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए और बी दोनों सत्य हैं, यहीं पे पकड़ लिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए आप लोग सहमत हैं हमारे इस बात से कि देखिए बुक से क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, वैसे एनसीईआरटी की बुक से हूबहू वही से क्वेश्चन उतारता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ठीक, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। जाहिर सी बात है कि इतिहास हमको यही बताता भी है कि वर्तमान का विकास कैसे हुआ, यह इतिहास से ही हम जान पाते हैं। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने के लिए, भैया इतिहास भौतिक और जो है सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने के लिए ये हमको थोड़ा सा कम जच रहा है। भौतिक चीज इसमें आ गई ना, तो ये हमको जच नहीं रहा है, कम जच रहा है। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमको राइट लग रहे हैं। आप देख लीजिए दो ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, ए और सी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए बात? नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, 8वें पर। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ध्यान करना, जब भी कोई टीचर किसी बच्चे को इतिहास पढ़ाएगा तो किस्सा कहानी के माध्यम से पढ़ाएगा, ये वाला ऑप्शन सही जाता है। और जब कोई विद्यार्थी शिक्षक बनने की कोशिश करेगा तो उसको सबसे बढ़िया जो है वो किसी से पूछताछ करेगा, तब उसको जानकारी नहीं मिल जाएगी। प्राथमिक स्रोत विधि से जो है वो अपनी बातों को रखे, तब लोग कहेंगे कि ये पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है ना, तो ये इसका ऑप्शन स्रोत विधि हो जाएगा। समझ गए बात? ये सारी चीजें करेगा तो ये नहीं सही है। ये टीचर के लिए उपयुक्त है, ये भी टीचर के लिए युक्त है, ये परियोजना भी टीचर बना लेगा। लेकिन अगर कोई बालक इतिहास में इंटरेस्ट ले रहा है, कह रहा है विद्यार्थियों के इतिहासकारों के समान अगर जो है सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हो तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भैया स्रोत विधि सबसे बेस्ट है विद्यार्थियों के लिए। आप स्रोत न दिए मानते भी नहीं है कि सर जी कहाँ से ऊट पटांग बता रहे हो। ठीक,
इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला बी नंबर। तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण आपको पढ़ाए थे ना महापाषाण के बारे में। तो अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग के संकेंद्रित है। ठीक, ये भैया पूरे भारत में हर जगह पाया गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि महापाषाण भाई दक्षिण भारत में बता दिया कि पश्चिम भारत की ओर संकेंद्रित है, उत्तर पश्चिम, तो ऐसा नहीं है, और भी जगह पाए गए महापाषाण काल। महापाषाण ये पत्थर के औजार बनाने के लिए एक कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। भाई उसे क्या कहते हैं, उसे उद्योग स्थल कहते हैं, जहाँ पे जो है पत्थर कच्चा माल उपलब्ध होता था, लोग जहाँ औजार बनाते थे, उसे उद्योग स्थल कहा जाता है। और ये सभी भूमिगत और दृष्टि से रूप से पाए जाते हैं, भूमिगत दृष्टि के रूप से पाए जाएंगे। भैया जो है महापाषाण है ये भी नहीं इसके बारे में बताए थे, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बड़े बड़े पाषाण खंड से लोगों के जो है समाधि को मूंद दिया जाता था, खाने पीने की वस्तु रख दी जाती थी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। 9वें का उत्तर नंबर ए, पहला जो है इसका उत्तर ये सही होगा। समझ गए, दो बार बता दिए कि यही सही है। अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं कि आज ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, सीटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। सही बात है, इतिहास से इसलिए प्रश्न करेंगे। ठीक, और ये पूरा ऑप्शन क्या है, या स्रोतों को पहचानने में विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करता है, या तिथि और घटनाओं को याद करने में रोचक तरीका है। भैया याद वोद नहीं करते, सीटेट में अगर याद शब्द कहीं दिख जाए तो यहीं से जो है आप उसको कैंसिल कर दीजिए। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतर को पूरा करता है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला ये है, विद्यार्थियों को आप ऐतिहासिक कल्पनाओं का प्रश्न क्यों पूछेंगे, तो यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को प्रश्न। ठीक, अब चलते हैं 11वें पे कि खाली स्थान है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। बताओ, जब पढ़ा रहे थे आपको तो पढ़ाए थे ना कि मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक तमिलनाडु गलत है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश से आपको क्या मिला था, चित्रकला नहीं मिली थी आपको। आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिला से क्या मिला था, कुर्नूल नामक स्थान से आग जलाने का साक्ष्य मिला था। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वो भी लगभग उसी की तरह आंसर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। कैसा पुरा स्थल है बताना, वही बताए थे आपको कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है, पूरा पाषाणिक है। ना तो ये सूक्ष्म पाषाणिक है, ना तो नव पाषाणिक है, ना महापाषाणिक है, ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है, इसलिए पूरा पाषाणिक स्थल माना जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 12 पे। जिस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था वह स्थान आपको बताना है। भीमबेटका आप जानते हैं चित्रकला वाला स्थान है, शैल चित्र नहीं हो सकता। यहाँ पे बुर्ज होम होना चाहिए, बुर्ज होम से हमको नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ पे जो है स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये भी गलत हो गया। मेयरगढ़ से हमको खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और इसमें जो है मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो इसका
उत्तर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि कामन, देख लीजिए कि प्रश्न में पूछ रहा है कामन इरा का क्या तात्पर्य। भैया बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, अगर कायदे से नहीं देखेंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। कैसे? क्रिश्चियन इरा जो अब दुनिया के अधिकतम हिस्सों में स्वीकृत है। सही लग रहा है ना? वो बहुत सही लग रहा है। तो एक इस पे आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय है ही नहीं है भैया। शक संवत विक्रम संवत हम एक्सेप्ट किए हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिंदू इरा, भैया हिंदू लोगों ने शक संवत विक्रम संवत बुद्ध संवत ये सारा चीज खोजा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना? हिंदू इस्लामिक इरा के ये विकास जो है बिल्कुल मिश्रण वाला संवत है, नहीं, गलत बात है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया इरा। अब दो ऑप्शन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। बताइए, कंफ्यूजन कर रहा है ना? तो इसका उत्तर ये वाला सही हो जाएगा। चौथा नंबर की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया इरा। कामन इरा होता है, सीई का अर्थ होता है कामन इरा, क्रिश्चियन इरा नहीं होता। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हमने आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर फिनिश किया। इसके प्रश्न भी आपको बताए, और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।